आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ NCERT और पहला ही चैप्टर में दिया हुआ है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भिन्न, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यानी कहे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से क्या बनता है आपका वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, उसी तरह से परिमेय संख्या के अंदर क्या आ जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या आएगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये सारा मिलकर क्या बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो अगर पूछा जाए कि बताइए प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही क्या आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या आ जाएगा। अगर हम कहेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। उसी तरह से हम अगर देखें परिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में बांटा गया है। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको बारे बारे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे मिटाने के लिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के बारे में वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या में क्या होगा? परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या को मिलाने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में ले सकते हैं क्या 3, 2, 5, 6, इसका ले लेते हैं √2, √3, √5 etc एक्सेट्रा। यानी 2, 3, 5, 6 सब क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, और √2, √3, √5 ये सारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो परिमेय जहाँ पे ऐसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा, दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा आपका वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक है, उसी वास्तविक संख्या लिख दी है यहाँ पे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका परिमेय संख्या हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक अपना अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं किसमें प्राकृतिक संख्या में। उसके बाद हम किसमें प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब चाहे तो नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जहां से गणना शुरू की जाती है, शुरू की जाती है। तो बोले गणना कहाँ से की जाती है? गणना का मतलब क्या है? गिनती। गिनती कहाँ से शुरू होता है? जैसे हम किसी को गिनने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे 1, 2, 3, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या गिनती स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ से गिनती स्टार्ट होती है, जैसे किसी चीज़ को आप गिनती कर रहे हैं तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं, तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। यानी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चला जाएगा आपका अनंत तक। ये सारा क्या कहलाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। ये सारा किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक चलेगा, ये सारा क्या बनेगा आपका प्राकृतिक संख्या। उसी तरह से हम आएंगे आप क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो, है ना, जीरो को सम्मिलित यानी ऐड करने पर, जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। एग्जाम्पल ले लेंगे इसका, एग्जाम्पल ले लेंगे 0 1 2 3, ठीक है, 4 डैश डैश कहाँ तक चलेगा, ये अनंत तक चलेगा, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा आपका, जहाँ से आपका गिनती स्टार्ट होती है, किसी चीज़ की आप गिनती करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, तो ऑल काउंटिंग नंबर, ठीक है, जहाँ से गिनती स्टार्ट हो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। उसी के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर आप जीरो को लिख देते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका, पूर्ण संख्या बन जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि होल नंबर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर स्टार्ट होगा और पूर्ण संख्या में आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, क्या भाई, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए सभी प्राकृतिक संख्या जो है आपके पूर्ण संख्या के अंतर्गत पाया गया है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपको प्राकृतिक के अंतर्गत नहीं है। यहाँ तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं, और नहीं बोल सकते, सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम इसको मिटा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे पूर्णांक में। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक, अब हम चलते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक संख्या देखते हैं, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। नहीं क्या लिखे, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस दोनों संख्या उसमें होगा, प्लस में भी होगा माइनस में होगा पूर्णांक में। जैसे हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं संख्या रेखा के बारे में, इसके बारे में, संख्या रेखा के बारे में, सिर्फ बीच में क्या होता है, एक 0 होता है, इसके दाहिना साइड में देखेंगे सब नंबर क्या प्लस में होगा, 1 2, ठीक है, 3 4 5, डायरेक्ट 10 कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। उसके बाद बाएं तरफ क्या होता है, -1 -2 -3, उसके बाद -4 -5, डायरेक्ट 10 कहाँ तक चलेगा, अनंत तक चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटर है मिडिल यानी 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस में नंबर आएगा, और यहाँ से अगर इधर आएंगे बाएं तरफ आएंगे तो क्या आएगा आपका, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ से इधर क्या होता है, प्लस में होता है, और यहाँ से इधर नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो सारा संख्या अगर मिला दें हम तो क्या कहलाएगा भाई, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं पूर्णांक में जो है कोई भी संख्या पॉइंट के अंतर्गत नहीं रहेगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि उसमें धनात्मक संख्या भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, लेकिन संख्या जो है, नंबर जो है पूरा पूरा होना चाहिए, कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जैसे 2.5 3.2 ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा अंक, पूर्णांक, तब वो पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। यानी संख्या रेखा के अंतर्गत जितना नंबर आता है, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक, और इधर 0 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक, तो ये सारा क्या कहलाएगा आपका, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, पूर्णांक। इसके अंतर्गत दोनों संख्या आ जाती है, पूर्णांक धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है, यानी प्लस भी संख्या आता है और माइनस भी आता है, तो ये सारा आपका क्या कहलाएगा आपका, ये सारा मिलकर के आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है, पूर्णांक, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, पूर्णांक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, भिन्न के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, भिन्न,
भिन्न क्या होता है भाई? भिन्न यानी ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। अभी हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिस्कस नहीं किया है, इसलिए क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डिस्कस करने से पहले हमको ये पढ़ना जरूरी है। जब तक आप पूर्णांक नहीं समझेंगे पूर्णांक क्या होता है तो आप परिमेय संख्या समझने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। इस तरह से आपको आप पूर्ण संख्या नहीं समझेंगे तो भी दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट किया, इसको मैं पूरा करने का फिर मैं परिमेय और अपरिमेय आऊँगा, उसको भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमको ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले प्राकृतिक संख्या स्टार्ट किया है, ठीक। तो भिन्न ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, यानी P/Q का मतलब क्या है, जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जो बटे के फॉर्म में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? परिमेय संख्या। तो वो लिखा जा सकता है और लिखेंगे जहां P, कोई क्या है भाई? कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई क्या है? प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P यानी मैंने लिखा क्या? P/Q। तो यहाँ पे P क्या है आपका? P को हम बोलते हैं अंश, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। P और Q क्या है? अंश है, और Q आपका क्या है? आपका हर है, ठीक। P को हम क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वालों को हम क्या बोलते हैं? हर, ठीक है। तो और यहाँ पे हम एक बात और लिख देंगे, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक। क्या लिखेंगे? Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी भिन्न का, कि कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न का जो हर होता है कभी भी 0 नहीं होता है। अगर कोई भी भिन्न मान लेते हैं 1/2, ठीक है, जैसे इसके नीचे में अगर हम 0 लगा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये अंश है ना, ये हर है, तो हर कभी भी आपका 0 नहीं होगा, 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए, हमेशा ये क्या? 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर ये 0 हो जाता है किसी भी भिन्न का, तो भिन्न का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या कहलाएगा? अनडिफाइंड कहलाएगा। इसको इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। इसे को हम अपरिभाषित कहेंगे। अपरिभाषित फिर क्या होता है? अपरिभाषित का मतलब ये होता है जिसकी आप परिभाषा नहीं दे सकते हैं, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं होता है तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी भिन्न का हर जो है कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अंश 0 हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि 0/1, तो ये बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है। आपका P 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, बट हर कभी भी 0 नहीं होगा। यदि अगर हर 0 हो जाता है, नीचे अगर 0 हो जाता है, तो आपका क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा। तो इसीलिए भिन्न तभी संभव है जब उसका हर कभी भी 0 ना हो, तभी वो भिन्न कहलाएगा, अदरवाइज वो भिन्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हर 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। भाई जिसकी इस दुनिया में परिभाषा ही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम? जिसकी कोई परिभाषा नहीं दे सकता तो उससे हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? ये आपका इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और आपका 1/0 आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना कि किसी भी भिन्न का हर जो होता है कभी भी 0 नहीं होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 हो जाता है तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी किताब में, किसी भी मतलब बुक में देख लो, कहीं भी हर इसका 0 नहीं होता। हाँ, कहाँ होता है? आप देखिएगा 11th क्लास में जाइएगा तो वहाँ पे आता है, ठीक है, से इन्फिनिटी के साथ है 1/इन्फिनिटी, ठीक है। इसी से क्या था तो 11th क्लास में हम देखेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि भाई जिसकी हर अगर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, और ऊपर अगर 0 हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। बहुत सारा लड़का क्या करेगा कि 0/2 बराबर 0 कर देगा, और 2/0 ये भी 0 हो जाएगा। नहीं, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर कभी भी 0 नहीं होता है, बट अंश आपका 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। अब हम लोग चलते हैं, भिन्न हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का क्या था भाई? सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो दो से पूरा ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा विभाजित हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे सम
संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, क्या लिखे? सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, यानी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे हम ले लेंगे 4 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। क्यों? 2 से अगर हम भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 पूरा कट गया। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि शेषफल 1 रह जाएगा, तो वो विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इसको, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 etc। ठीक है, इसी तरह से रहेगा। ये भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, ये भी 2 से भाग लग जाएगा, ये भी 2 से, सब 2 से करने वाला संख्या। तो ये सारा क्या है आपका? सम संख्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्या? विषम संख्या के अंतर्गत। किसमें चलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या में चलते हैं हम लोग। विषम संख्या क्या होता है फिर उसको देखेंगे, फिर हम लोग इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाएंगे भाई, चाहे तो वीडियो को रोक करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से संख्या के बारे में, तो आपका लगभग 1.5 तक, ठीक है, आपको बहुत काम आने वाला है ये। और 3 से 4 नंबर तो आपको ऐसे पक्का आने वाला है कि परिमेय संख्या क्या कौन होता है, और परिमेय संख्या कैसा होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य अभाज्य, हम पढ़ेंगे आगे। तो वो कम से कम 4 से 5 नंबर आपका क्लास 10th में फिक्स है, इससे आना ही है, हर एक एग्जाम में आया है इससे, यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है, और वीडियो को अगर पहले समझ लेना है, फिर वीडियो को रुक करके आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। क्या पढ़ते हैं भाई? विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। ठीक है, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? 3, 5, 7, 9, 11, 13, है ना, 15, 17, 19 डैश। अब देखिए मैंने क्या कहा विषम संख्या में, कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। 2 से पूरा विभाजित, यानी ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे जो जिसका हम आधा नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सम संख्या में ले लेंगे तो सम संख्या में हम आधा कर सकते हैं। जैसे हम 10, हम क्या बोलेंगे 10, तो 10 का हम आधा कर सकते हैं, क्या होता है? 5। ठीक है, और जैसे हम ले लेंगे 9, तो 9 क्या हो जाएगा? 9 का हम आधा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो विषम संख्या कहलाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा आपको भाग लगना चाहिए 2 से, तभी वो विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है, तभी विषम संख्या कहलाएगा। जैसे हम लेंगे 3, क्या 3 किसी संख्या से भाग लगता है? नहीं लगता। 5 नहीं लगेगा 2 से, अगर भाग देंगे तो क्या होगा? 1 शेषफल बच जाएगा, इसमें भी शेषफल बच जाएगा, सारा में क्या होगा? शेषफल बच जाएगा। तो इसे हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, पूरी तरह से वो कट जाए, एक भी शेषफल ना बचे, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसमें? सम हो गया, विषम हो गया। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में, भाज्य संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट है वो भाज्य संख्या, उसके बाद हम चलेंगे अभाज्य संख्या में। अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप अपने नोट्स को तैयार कर लें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ को जो है, देखिए भाई मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ को अगर समझ जाएंगे अच्छे से तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैथ को पूरा ईजी बना दे आपके लिए। ठीक है, बस आपको मेरे साथ जुड़ना है अच्छे से ना, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है भाई, अच्छा लगे तो वीडियो को। ठीक है, जैसे मैथ में जो है आपका 95 प्लस, ये मेरी जिम्मेदारी, 90 तक तो मैं करा दूंगा, लेकिन 5 नंबर जो आपको बच रहा है, 5 नंबर अगर आप मेहनत करेंगे तो 5 नंबर भी 100 में 100 आप मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, 95 तक मैं कर दूंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना अगर करके जाएंगे तो आप इंशाल्लाह 95 तक लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत कर लेंगे उसमें तो आपको 5 नंबर और 100 में 100 आप मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, शर्त ये है कि आप हमसे जुड़ जाइए, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप नोट्स करते जाइए, और हर दिन रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तब आपका स्कोर फिर 90 प्लस 95 प्लस ही रहने वाला है।
ठीक है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब किस में, आपका भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या क्या होता है भाई? भाज्य संख्या, काफी बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या, क्योंकि भाज्य संख्या और सम संख्या में लगभग सिमिलरिटी है, ठीक है, लगभग क्या होता है, सिमिलरिटी होता है ये भाज्य संख्या। लिखेंगे ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या, हम अपनी भाषा में लिखा रहे हैं, अपनी कोई किताबी भाषा नहीं है ये, ठीक है, आपको अपने भाषा में समझना है। ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और से कटे, ठीक है, किसी और से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या लिखे भाई? ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा, यानी ऐसी संख्या जो एक से तो कोई भी संख्या कटेगा ही, ठीक है, एक और खुद के अलावा किसी एक और संख्या से कटना चाहिए, ठीक है, तभी उसको हम भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्या, जैसे मैंने कहा कि ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और एक से कटे, है ना, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम ले लेंगे भाई क्या, जैसे ले लेंगे 4, तो 4 अगर देखा जाए तो क्या है, देखिए 4 को हम अगर काटेंगे तो चार को देखिए, 4 को 4 से भाग देंगे तो क्या लग जाएगा, एक बार में कट जाएगा ये, ठीक है। 4 के नीचे अगर 1 लिख देंगे तो क्या होगा, बराबर 4 ही होने वाला है। तो देखिए 4 अपने आप से भी कटा और 4 1 से भी कट गया, ठीक है। उसी तरह से 4 को हम अगर लेंगे, 2 से भाग लेंगे तो क्या, 2 दूना 4, देखिए 2 से भी कट गया, ठीक है। यानी अधिक से अधिक जितना हो, लेकिन कम से कम 3, यानी अपने आप को और एक को छोड़कर एक और नंबर से कटना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसी तरह से हम ले लेंगे भाई 9। 9 क्या है भाई, ये भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो 9 को अगर हम 9 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, बराबर कितना, 1 हो जाएगा। और 9 को 1 से भाग देंगे तो 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो 1 तो लिखा नहीं आता, तो बराबर कितना होगा, आंसर नहीं 9 ही होगा, तो ये भी कट गया, ठीक। उसी तरह से अगर हम 9 को भाग लगाएंगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9, 3 का कितना हो जाएगा, 9, कट गया। तो 9 भी क्या हो गया आपका, भाज्य संख्या हो जाएगा, आपका 9 भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अब जैसे बोलेंगे, बहुत से बच्चा कंफ्यूज है कि सर 2 क्या है, 2 भाज्य है कि अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि देखो 2 को अगर हम भाग देंगे, 2 को भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 एकम 2 एक कट गया, 2 को 1 से लगाएंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। लेकिन 2 और किसी नंबर से कटेगा, देखो तो किसी भी नंबर से कटने वाला है, 2 नहीं कटने वाला है। तो मैंने कहा, क्या कहा कि ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे जो कम से कम अपने अलावा और खुद एक के अलावा किसी एक और से कटना चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, उसका 3 गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, अदरवाइज भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे हम लेंगे 15, 15 क्या है, ये वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे हम ले लेंगे भाई कितना, 18, 18 भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 2 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। अधिक से अधिक जितना से कटेगा, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए, कम से कम 3। 3 से अगर 2 ही होता है तो फिर वो नहीं कहलाएगा भाज्य संख्या, ठीक है, कम से कम उसका 3 नंबर से कटना चाहिए ना, 3 से, एक और खुद के अलावे किसी एक और से कटे या इससे ज्यादा से कटे, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, 21, ये भी क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसके बाद ले लेते हैं कितना, 25, है ना, 25, ये भी क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या, तो बहुत सारा हो जाएगा, ETC कर देंगे, ठीक है। तो समझ गए भाज्य संख्या की ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावे किसी और संख्या से कटे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 नंबर से कटे, एक के अपने और खुद के अलावा किसी और से कटे, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं भाई, ठीक। अब एक है लास्ट में क्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद हम परिमेय और अपरिमेय में आएंगे, आप चिंता ना करें, ठीक, क्योंकि परिमेय अपरिमेय थोड़ा ये है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके पहले नोट्स बना लें, फिर आगे देखें, ठीक है, लेकिन समझाते वक्त आप अपना जो है पहले समझ लें अच्छे से, फिर आप नोट्स करें, वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से, ठीक। अब क्या आ जाएगा आपका, अभाज्य संख्या। अब क्या आ जाएगा, अभाज्य अभाज्य संख्या। देखिए ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो
एक और खुद के अलावे किसी और से ना कटे, ना कटे उसे अभाज्य संख्या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा अभाज्य संख्या में? ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्या जो है ना, अभाज्य संख्या केवल दो ही से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, और किसी से भी ये नहीं कटेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या था भाई कि अपने से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और एक से ज्यादा नंबर से भी कटेगा। ठीक है, तो अभाज्य जाएगा। और अभाज्य क्या हो जाएगा? जो एक से कटे और खुद से कटे, बस हो गया, वही हो जाएगा। आप एग्जाम्पल के लिख सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? देखिए 3। अब 3 को काटिए तो सबसे मतलब पहले क्या हो जाएगा आपका? 2 भी लिख सकते हैं। 2 भी क्या अभाज्य संख्या ही है। 3, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 5, उसके बाद क्या हो जाएगा? 7, उसके बाद क्या हो जाएगा? 11, उसके बाद क्या हो जाएगा? 13, 17, 19, हाँ 29, ठीक है, 23 भी होगा, 23 भी हो जाएगा। ठीक है, etc। ठीक है, तो देखिए ये सब संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या जो है दो जो है, दो से कटेगा और एक से कटेगा, और किसी से कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। ठीक है, उसी तरह से 5 जो है, 5 से भी कटेगा, एक से कटेगा, और किसी को भाग लग जाएगा? नहीं भाग लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसी संख्या केवल अपने से कटे और खुद से कटे, अपने से कटे और खुद से कटे, उसको हम क्या कहेंगे भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या मैंने बताया कि केवल जो 3 नंबर से कम से कम कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, एक बार हम रिकॉल करा देते हैं आपको। हम सबसे पहले क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े। प्राकृतिक संख्या में क्या बताएं कि जहाँ से वस्तुओं की किसी चीज़ की गिनती शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ही मैं ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, वो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब मैंने बताया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जो पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, जीरो को जोड़ दें, तो मेरा क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। जीरो से स्टार्ट होगा, उसमें जीरो सम्मिलित हो जाएगा, तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक, पूर्णांक मैंने बताया, पूर्णांक ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में देखते हैं। ठीक है, और जिसका हर जो है कभी भी जीरो नहीं होता है, जिसका हर कभी भी जीरो नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका भिन्न कहलाएगा। ठीक, उसके बाद भाज्य संख्या बताए तो बता ही दिए। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद हम प्रेम भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो केवल अपने से कटे, एक से कटे और किसी एक और नंबर से कटे, यानी कम से कम 3 नंबर से वो कटे, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, और अभाज्य संख्या पर, अभाज्य संख्या में क्या है? ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से ना कटे, यानी कम से कम 2 ही से वो कटेगा। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। सिर्फ यही याद रखना कि भाज्य संख्या में 3 फैक्टर होता है और अभाज्य में 2 होता है। अभाज्य जो है 2 ही अपने से करता है, एक से करता है, लेकिन भाज्य जो है अपने से भी करता है, एक से भी करता है, किसी एक और नंबर से करता है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम चलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स कर ले। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना लें। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्या? परिमेय संख्या के अंदर चलते हैं। परिमेय संख्या हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हुए आए। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, लेकिन आज उसका डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो टेंशन नहीं लेना है। परिमेय संख्या, इसको समझना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्त। जो इसको समझ जाएगा ना परिमेय संख्या, तो मैट्रिक में जो है आपका 3 से 4 नंबर तो कन्फर्म है। इससे तो हर एग्जाम में 1 ना 2 3 4 क्वेश्चन रहता ही है परिमेय संख्या में। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के कोई बात सोच रहे हो तो भाई वो सोचना बंद कर दो, पूरा माइंड को फोकस करो आप यहाँ पे। ठीक है, अगर इंशाल्लाह फोकस करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम ऐसे समझा दें कि जिंदगी में आप कभी ना भूलें इसको। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं डिफिनेशन क्या होता है इसका, जिसको लिखते हैं ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में
दर्शाया जाता है। ठीक है, जहां, इसको ध्यान में रखेंगे, जहां p, q कोई क्या है भाई, कोई पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। मैंने बताया कि पूर्णांक क्या होता है, कोई क्या है आपका पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा भाई, ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q का मतलब क्या समझ में आ रहा है? p बटे q मैंने ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मतलब परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे p और q क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो पूरा पूरा हो। पूर्णांक में आपका धनात्मक संख्या भी आता है, आपका ऋणात्मक भी आता है, तो पूर्णांक में दोनों संख्याएं आता है आपका। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाता है और जिसका हर कभी भी 0 नहीं होता है। क्या होता है भाई? मैंने लिखा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक, तो हर कभी भी 0 नहीं होगा, यानी हर जो है आपका कभी भी 0 नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या में क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2, ठीक, 3/2, 4/5, उसके बाद ये भी आपका परिमेय संख्या 5, 3, 2, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? देखिए भाई, मैंने तो कहा कि भाई जो p बटे q के फॉर्म में लिखा जाए, यानी आप कह सकते हैं कि भाई ये p है आपका, ठीक, और ये आपका क्या है, q है। तो q बराबर 0 नहीं है, q का मान 0 नहीं है, q का मान 2 है। तो यहाँ पर भी ये p है, ये q है, p है, q है, लेकिन सर आप तो यहाँ पे p क्यों नहीं लिखे हैं, नीचे तो कुछ लिखे नहीं है हर में। तो भाई यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जिस संख्या के नीचे में कुछ नहीं होता, उसके नीचे में एक छिपा होता है। पता है कि नहीं, बताओ। इसके नीचे भी एक छिपा होता है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ, हो गया p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में हो गया। तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं किसमें, अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। ठीक है, लिख देंगे, जहां p q कोई क्या है, पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 की। उसे हम क्या कहेंगे, उसे अपरिमेय, उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, क्या लिखा अपरिमेय संख्या में, ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता। जहां p q कोई पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे हम, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे अब लेके √2, ठीक है, √3, √5, √7, √11, √13, ठीक है, etc। ठीक है, देखिए ये सारा नंबर रूट के अंदर है, और परिमेय संख्या को पकड़ने का सीधा एक अपरिमेय को, कि आप ध्यान देंगे कि भाई ये संख्या, कोई संख्या अगर रूट के अंदर है, कोई संख्या अगर रूट के अंदर है, तो अगर वो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। यानी रूट के अंदर वाली संख्या को रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं। और रूट से बाहर करने के लिए एक नियम है, क्या होता है भाई, कि दोनों का पेयर, जैसे स्क्वायर रूट अगर है तो आपको उसका जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो अगर 2 नंबर का एक पेयर बनेगा, तो एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, तो जो बाहर जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो बोलेंगे भाई √8,
√8 क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, क्योंकि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √8 को हम लिख सकते हैं आपका, क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2 गुना 2, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं 2 को, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 नंबर का एक जोड़ा बनेगा, तो 2 नंबर का एक जोड़ा में से क्या आएगा, 2 2 बाहर, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 2 बाहर हो गया 2, तो 1 तो अंदर बच ही गया, तो अंदर में क्या बच गया, तो √2 बच गया, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसलिए √8 भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। जैसे अगर हम ले लेंगे भाई, बोलिए आप, हम बोलेंगे 25, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5, तो देखिए दोनों एक पेयर बन जाएगा, यानी एक पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा, एक जोड़ा बन जाएगा, तो एक जोड़ा में से क्या होगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 जब बाहर हो जाएगा तो इसके नीचे एक छिपा होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, सिंपली ध्यान रखेंगे, ऐसी संख्या को जिस संख्या को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या रूट के अंदर रह जाता है उसे हम, सॉरी, रूट से बाहर निकल जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है, वो वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्या समझ गए कि देखिए √2 निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, √3 निकलेगा नहीं, √5 निकलेगा नहीं, √7 निकलेगा नहीं, कोई भी संख्या ऐसी संख्या नहीं है जिसको आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जब तक रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो संख्या बाहर नहीं आएगा। जैसे आप, ये हो जाएगा आपकी, इसका मान क्या आ जाएगा, 2 गुना 1.23, ठीक है, √2 का मान 1.03 होता है शायद। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, पॉइंट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में। तो पॉइंट, जब पॉइंट आ गया तो पॉइंट आने के बाद पूर्णांक नहीं बनता है, हम तो बोले पूर्णांक होना चाहिए, परिमेय संख्या के लिए पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक तो होगा नहीं। ये कोई भी संख्या को तुम अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो सारा किस में आ जाएगा, आपका पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका पूर्णांक नहीं कहलाएगा, जब पूर्णांक ही नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके अंदर ये देखिए √2, √3, √5 ये सारा क्या है, आपका अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, ये सर आपका अपरिमेय संख्या है। तो एक बार हम और इक्वल कर देते हैं, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या दुनिया का ले लो, रूट नहीं लगा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रूट लगा नहीं होना चाहिए। अगर रूट है, रूट लगा नहीं हो चाहिए, अगर रूट भी है तो रूट से हम उसको संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी उसका जोड़ा हम बना सकते हैं, जोड़ा पूरा बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या रूट के अंदर है और रूट से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी उसका जोड़ा नहीं बना सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, आपका एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो इससे आएगा। और एक हम परिमेय संख्या का डेसिमल है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसका ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।